साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, यह मेरा नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और साइप्रस की मित्रता को किया समर्पित। गृह मंत्रालय ने जारी की जनगणना की अधिसूचना। 2 चरणों में होने वाली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस बार होगी जातियों की भी गणना। ग्रामीण विकास मंत्री ने कामकाज में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता मामले पर मुख्यमंत्री को फिर घेरा। और हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर रिक्तियों को लेकर सुनवाई। सरकार का जवाब, रिक्त पदों को जल्द भरेंगे। कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति मामले में सरकार को दिया एक और मौका। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताते हुए भारत और साइप्रस की मित्रता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और साझा मूल्यों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की प्रेरणा देगा। विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस में मिला यह सम्मान 23वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है, जो उनके वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव, दूरदर्शी नेतृत्व और निर्णायक नीति निर्माण का प्रमाण है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया।
उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने पर केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने श्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे भारत के लिए गर्व का पल बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरा विश्व प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साइप्रस में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी की। इस दौरान साइप्रस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पुरजोर समर्थन किया। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खात्मे और साइबर अपराध की रोकथाम के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। श्री मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने आज 16वीं जनगणना कराई जाने की अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी, जबकि देश के बाकी हिस्से में 1 मार्च 2027 से जातियों की गणना और जनगणना का कार्य शुरू होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। जनगणना 2 चरणों में से पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले यानी कि सर्वेयर और सुपरवाइजर ये लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा को इकट्ठा करेंगे। और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात होंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने तक का काम करेंगे। आज इस अधिसूचना के जारी होने से पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी एक समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में हुई इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो शामिल हुए। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और देश की आजादी के बाद से देखा जाए तो ये 8वीं जनगणना है। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी इस बार उपलब्ध कराया जाएगा। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा, उनकी निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो खास बात यह, इस बार जाति गणना भी होगी। आज से जनगणना की यह प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना की अधिसूचना जारी किए जाने का जहां राज्य में व्यापक स्वागत हुआ है, वहीं झामुमो ने नया सुर छेड़ा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना समय सीमा पूर्ण करने की मियाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश में लागू करने में आड़े आएगी। जनवरी महीने तक आ जाएंगे। आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होना, यदि चुनाव सही वक्त में हुआ तो। मतलब 1 मार्च 27 से 31 दिसंबर 28 के बीच में जनगणना का कार्य भी पूरा हो जाएगा, परिसीमन भी पूरा हो जाएगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले 5 सालों के लिए फिर से टाल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने आज विभागीय सचिव के श्रीनिवासन से रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात के क्रम में योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने योजनाओं का लाभ लक्षित जनसमूह तक त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने की हिदायत दी। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि नियमानुसार अनुराग गुप्ता अब सेवा में भी नहीं है और न ही उन्हें वेतन मिल रहा है। इसके बावजूद उनके द्वारा पुलिस विभाग से आदेश जारी किया जा रहा है, जो कि नियम संगत नहीं है। श्री मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हाल ही में अनुराग गुप्ता के द्वारा कई आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो असंवैधानिक है। इस मामले में मुख्यमंत्री को चुप्पी तोड़ते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज डॉक्टर सोना झरिया मिंज से मिलकर उन्हें आदिवासी विषयों पर शोध के लिए यूनेस्को को-चेयर बनाए जाने पर बधाई दी। कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि एक झारखंडी बेटी की यह उपलब्धि न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। डॉक्टर सोना झरिया मिंज अब वैश्विक मंच पर हमारी आदिवासी परंपराओं, भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को नई आवाज देंगी, ताकि उनके नेतृत्व में आदिवासी ज्ञान और परंपराएं और भी मजबूत होकर विश्व पटल पर पहचान बनाएंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रिजनंदन प्रसाद ने प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में संचालित वंधन विकास केंद्रों का निरीक्षण किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोराम प्रखंड अंतर्गत खोखरा गांव में स्थापित वंधन विकास केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबर समुदाय के सदस्यों से संवाद किया। संयुक्त सचिव ने लाभार्थियों के बीच शहद संग्रहण के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री भी वितरित की। उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित मातकमडीह वंधन विकास केंद्र भ्रमण के क्रम में पीवीटीजी समुदाय की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सूद झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों और विकास से जुड़े हितधारकों से संवाद किया। वह कल नाबार्ड द्वारा समर्थित प्रमुख परियोजनाओं का भ्रमण भी करेंगे। ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर नाबार्ड के विजन पर डीडी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सूद झारखंड के दौरे पर है और वो स्थल विजिट के साथ साथ कई अन्य जो नाबार्ड की ओर से परियोजनाएं चल रही हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे और किस तरीके से झारखंड में नाबार्ड अपनी भूमिका निभा रहा है उसका भी एक तरीके से आकलन करेंगे। हमारे साथ सूद साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रामीण विकास और कृषि विकास को लेकर आपका क्या विजन? आप जानते हैं कि नाबार्ड एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स डेवलपमेंटल फाइनेंशियल, और एक लार्जेस्ट डीएफआई है इंडिया के अंदर। हमारा जो विजन है ग्रामीण विकास के लिए वो एक समन्वित इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का विजन है, जिसका मतलब ये है कि हम गाँव के चहुमुखी विकास की कल्पना करते हैं। नाबार्ड की का जो फोकस एरिया है कि किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं देश के उसका उन्नयन हो, तो उनकी विकास में आप किस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं? बहुत सारे हमने इंटरवेंशंस रूरल डेवलपमेंट की तरफ किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जो आधारभूत संरचनाएं जो कि गाँव में एक बेसिक फैसिलिटी के रूप में काम करता है, चाहे वो रूरल रोड्स हों, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हों, स्कूल्स हों, रूरल हेल्थ सेंटर्स हों, वेटनरी सेंटर्स हों, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके तहत हम लोगों ने फाइनेंसिंग की है। पूरे भारतवर्ष में हमने लगभग 5 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स हमने बनाए हैं अपनी इस फैसिलिटी के अंडर, जो कि आपका एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगभग 6 लाख करोड़ का हमने इसमें वित्तीय सहायता दी है। क्योंकि जो आपने जिक्र किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए एक बदलाव की कहानी दिख रही है भारत में, ये सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे देश और दुनिया में ये कहानी झारखंड की जो महिलाएं हैं खास करके वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जुड़कर एक बदलाव की कहानी लिख रही है। तो किस तरीके से आप उनके उन्नयन में अपना योगदान दे रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे इवन जो हमारी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जितने भी फार्मर हैं या जितने उद्यमी हैं बहुत छोटे छोटे स्तर के हैं, और उनको इकट्ठा लाना, उनका कलेक्टिव्स हमें तैयार करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो चाहे फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन हो। इन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम अपनी इंटरवेंशंस को, भारत सरकार की इंटरवेंशंस को
उन तक ले जाने में काफ़ी कामयाब हुए हैं। आपका जो विजन है, चूंकि आप लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो कृषि का है वो सतत विकास हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती भी है, तो इन दोनों को कैसे रिलेट करके आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन का भी ह्रास ना हो और जो कृषि है उसका भी विकास सही दिशा में हो? आपने बिल्कुल ही सही मुद्दे पे मतलब छेड़ा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पिछले 50-60 साल की जो जर्नी है भारत की, उसमें हमारा फोकस जो है वो फूड ग्रेन्स की निर्भरता के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज हमारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज लोगों का फोकस स्वास्थ्य के ऊपर है, जलवायु के ऊपर है, और मैं समझता हूं कि हमारे जो वाटरशेड प्रोग्राम है, जीवा प्रोग्राम है, या ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेचुरल फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो हमारी इंटरवेंशंस हैं, वो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इन इंटरवेंशंस को हमने डिज़ाइन किया है। कि आप झारखंड के विजिट पर हैं तो यहाँ पे चूंकि बहुत संभावना है कृषि के क्षेत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और आपदा रोधी ढांचे की मजबूती से भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने जा रहा है। ऐसे लोग को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है, और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। झारखंड हाई कोर्ट में आज राज्य में लागू नई डीजीपी नियुक्ति नियमावली और अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। इधर लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक पदों पर रिक्तियों को लेकर भी अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार द्वारा बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है और अब इन रिक्तियों पर भी जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इस मामले में अब अगली पूर्ण सुनवाई अगस्त में होगी। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सरकार के द्वारा यह बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है, अब इन रिक्तियों को जल्द ही भर लिया जाएगा। इस मामले को पूर्ण सुनवाई के लिए अगस्त माह में इसका समय निर्धारित किया गया है, और इस बीच राज्य सरकार कई रिक्तियों को भरने की तैयारी भी कर चुकी है। लगता है कि अगस्त माह के पहले ही कुछ रिक्तियां पूर्ण हो जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, यह मेरा नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान, भारत और साइप्रस की मित्रता को किया समर्पित। गृह मंत्रालय ने जारी की जनगणना की अधिसूचना। 2 चरणों में होने वाली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस बार होगी जातियों की भी गणना।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कामकाज में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता मामले पर मुख्यमंत्री को फिर घेरा। और हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर रिक्तियों को लेकर सुनवाई। सरकार का जवाब, रिक्त पदों को जल्द भरेंगे। कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति मामले में सरकार को दिया एक और मौका।